मुस्कान कार्य, काजल पांडे, संतूर मॉम यानी रचना, इन सब की वीडियो में कंट्रोवर्शियल पैटर्न है। आज मुझे दिल्ली में आपकी मीठी कुल्फी मिल गई है। आपकी मीठी कुल्फी देखकर तो मैं पिघल ही गई। मेरे दूध की थैली फट गई और मेरा सारा दूध रोड पे फैल गया। रचना यानी संतूर मॉम, उन्होंने फैमिली कंटेंट से स्टार्ट किया था। व्यू आए सिर्फ 1 लाख, फिर सन एंड डॉटर के वीडियो बनाए, व्यू आए 2.5 लाख। बट जैसे ही सन एंड मॉम के वीडियो डाले तो व्यू आए 1.1 मिलियन। सेम क्रिएटर, सेम प्लेटफॉर्म, लेकिन जैसे ही हल्का सा सेक्सुअल सजेटिव हुआ तो व्यू एकदम से बढ़ गए। आज कई अकाउंट सेम फॉर्मूले पे खुल चुके हैं, जैसे बीकानेर के शेरनी की वीडियो आप देख लो और नेचुरल फैमिली रोमांस से कई सारे उदाहरण हैं। हर वीडियो में बड़े बड़े अक्षर में मॉम मेंशन लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्हें पता है अगर लिखेंगे नहीं तो उसका मतलब कुछ और निकालेंगे। फूड रिव्यू में भी सेम पैटर्न दिखेगा। आज मैंने अपने संतरों को मसल कर उसका रस निकाल दिया और वो कुछ ऐसा मुस्कान कहती है कि वो फूड रिव्यूअर है, वो लोगों को हंसकर टेस्टी स्नैक्स का रिव्यू देती है, मगर इनके कमेंट सेक्शन में एक भी हंसने वाला इमोजी क्यों नहीं है? व्यू और एंगेजमेंट अनविजुअली हो गए हैं। इसीलिए आज मुस्कान जैसे कई क्रिएटर आ गए हैं। सेजल एक्स इंस्टाग्राम की डार्क कॉमेडी क्वीन, थ्रेट, मर्डर, अस्तिया और टॉयलेट जैसे सेंसिटिव मुद्दों के ऊपर वीडियो बना रखी है, जिन्हें पब्लिकली डिस्कस भी नहीं किए जाते। कैल्शियम के लिए क्या खाओ? कैल्शियम में तुम ये खा सकते हो, ये घर में आसानी से मिल भी जाता है, मैं भी यही खाती हूँ। हाँ, बाथरूम से एग्जैक्टली हम लोग के सामने से शाहरुख खान सर निकले। मैंने उसके बाद वो टॉयलेट सीट को चाट लेती है। ये बहुत ही क्रिंज कंटेंट है। इसी कंट्रोवर्सी को एक कदम आगे लेके जाती है काजल पांडे, डार्क कॉमेडी प्लस डबल मीनिंग जोक्स। कल रात बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था, फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। फिर वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। बस में सफर करते हुए मुझे ऐसा लगा मेरे ब्लूटूथ से किसी की डिवाइस कनेक्ट हो रही है। मैंने गुस्से में पीछे मुड़ के देखा तो पता चला मेरे पीछे एक बहुत सुंदर लड़का खड़ा है। मैंने मुंह दोबारा आगे कर लिया और उसकी डिवाइस कनेक्ट होने दी। मैं सच बताऊं, कॉमेडी सिर्फ एक डिफेंस मैकेनिज्म है। एक टाइम था ऐसी वीडियो को एमएमएस बोला जाता था। आजकल की कुछ लड़कियां गेट रेडी विथ मी के ट्रेंड के नाम पे रूम के अंदर कैमरा लगा के कपड़े उतारती है और ये प्रोग्राम खुद अपने फोन से रिकॉर्ड करके लाखों लोग के लिए अपलोड किया जाता है। ये उन्हें भी पता है ये रील लेके उनके साथ लड़कियां तैयार होने नहीं आती, बल्कि लड़के उनके कपड़े उतरते हुए देखने आते हैं और ये बात साफ पता चलती है उनके कमेंट से। मुस्कान कार्य और काजल पांडे जैसे क्रिएटर की असली स्ट्रेटजी है थंबनेल कंटेंट ट्रैप। थंबनेल ऐसी अगर ब्लर करके दिखा दूं तो आपको ये फोन वीडियो ही लगेगा, बट शॉर्ट्स पे यही वीडियो कंफर्टेबली मिलियंस व्यू लाते हैं कॉमेडी कंटेंट के नाम पे। वल्गैरिटी और सेक्सुअलिटी के बीच में एक फाइन लाइन होती है। ये वो लाइन है इन रील्स पे आपको ब्लर होते हुए दिखाई दी जाएगी। अगर आपको कोई ड्रेस फेयर करके दिखानी है तो ये काम उसका फोटो दिखाकर भी किया जा सकता है, लेकिन नहीं, आपको तो इनर के ऊपर धीरे धीरे ड्रेस को ट्राई करते हुए दिखाना है ताकि आपके व्यू मिलियंस में आए। लेकिन सवाल ये है, ऐसे कंटेंट बनाने वाले की क्रिएटर्स की इनकम कितनी होती है पता है आपको? ऐसे कंटेंट बनाने वाले की क्रिएटर्स की इनकम का पोटेंशियल कितना होता है? इंडस्ट्री एस्टिमेट के हिसाब से अगर इन्फ्लुएंसर के पास 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स है तो अप्रोक्सीमेटली एक पोस्ट करने का 2 लाख से 5 लाख के बीच में, एक स्टोरी का 50,000 से 2 लाख के बीच में, और रील्स की वैल्यू तो इनसे कहीं गुना ज्यादा होती है। सिर्फ 5 से 10 ब्रांड की कैंपेन से ही इनकी इनकम अप्रोक्सीमेटली 15 लाख से ज्यादा हो जाती है। अब तो छोटे क्रिएटर के लिए व्यू और ब्रांड से नहीं, डायरेक्ट ऑडियंस से भी इनकम स्टार्ट होती है, फैन सब्सक्रिप्शन से। मुस्कान कार्य 390 पर मंथ, 5192 सब्सक्रिप्शन। सिंपली कैलकुलेशन करे तो सिर्फ सब्सक्रिप्शन से 20 लाख से ज्यादा मंथली इनकम है। थोड़ी सी स्किन दिखा के इतने सारे पैसे और अटेंशन भी मिलता है, तो कोई क्यों पढ़ाई लिखाई करेगा, तो कोई क्यों मेहनती काम करेगा और आगे आने वाली जनरेशन को इस तरह इन्फ्लुएंसर कर रही है। जब काजल पांडे ने YouTube से शुरू किया था तब उनके वीडियो नॉर्मल थे। अपनी खूबसूरती दिखाने, मुझे क्या, मैं तो यहाँ पे लौंडेबाजी करने आती हूँ। लेकिन धीरे धीरे टोन और कंटेंट दोनों चेंज हुए, डबल मीनिंग जोक्स और सेमी न्यूडिटी ऐड हुई और व्यू और लाइक्स और खास तौर पर शेयर बढ़ने लगे। सैम विद सना, पहले रिलेटिविटी वीडियोस के ऊपर व्यू आते थे 2500 से 2000 के बीच में, और जो बाद में कंटेंट आया उससे एंगेजमेंट एकदम से बूम होने लगी। सवाल ये है, ये कोई इत्तेफाक है या ऐप को इसी तरह डिजाइन किया गया है कि मेरे घर के बच्चे नहीं देख रहे इंस्टाग्राम, मुझे लाइक्स आए उसके थ्रू, अगर व्यूज मेरे अच्छे आ रहे तो मैं ब्रांड से मुंह खोल के पैसे मांग सकती हूँ। मेरे व्यूज ही नहीं आ रहे, ब्रांड क्यों देगा मुझे पैसे? 4 साल पहले आई रील्स वाली बीमारी
लोग इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हो रहे थे और इसी टाइम पे मीम्स भी काफी ज्यादा बजने लगे थे, स्पेशली डार्क ह्यूमर वाले। सबसे बड़ी आयरनी क्या है, मेटा का क्लेम है इंस्टाग्राम पे 99% हार्मफुल कंटेंट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं। 2 साल पहले डेनिस एक्सपेरिमेंट में ये साबित कर दिया जो ये हमारे हाथ में फोन है वो कितना डेंजर हो सकता है। Instagram also displayed the warning screen to individuals who were searching for child abuse material. These results may contain images of child sexual abuse, and then you gave users 2 choices. Get resources or see results anyway. Mr. Zuckerberg, what the hell were you thinking? अगर इंस्टाग्राम होम सेल्फ जैसे हाई रिस्क कंटेंट को भी रिलायबिलिटी डिटेक्ट नहीं कर पाता तो वो सेमी न्यूड और वल्गर ह्यूमर जैसे कंटेंट को कैसे रिमूव कर पाएगा? 37% of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire? Senator, this is why we're building all. Who did you fire? tools. एक जर्मन नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एल्गोरिदम वॉच ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। 26 वॉलंटियर के अकाउंट से 37 क्रिएटर्स की पोस्ट को ट्रैक किया और एक क्लियर पैटर्न सामने आया। सेमी न्यूड कंटेंट के व्यूज 54% ज्यादा दिखाए जा रहे थे। फूड और नेचर जैसे कंटेंट 60% कम देखने को मिल रहे थे। इंस्टाग्राम का कहना है This correlation is not equal to causation. बट हाउ डज इट मैटर, क्योंकि एल्गोरिदम कोडेड है सिर्फ भाषा समझने के लिए। एंगेजमेंट ग्रुप सिंपल है, सेक्सुअली कंटेंट यानी नेचुरली ज्यादा एंगेजमेंट मतलब ज्यादा व्यूज मतलब ज्यादा क्रिएटर्स पैदा होंगे और हर लूप के साथ इंटेंसिटी बढ़ जाती है और इसे कहते हैं द रैकेट इफेक्ट। हर नए जनरेशन के क्रिएटर को पिछली जनरेशन से ज्यादा एक्सट्रीमली होना पड़ता है सिर्फ नोटिस होने के लिए। ये सिर्फ क्रिएटर के लिए सेफ नहीं है, कई क्रिएटर्स को डेथ थ्रेट तक मिले हैं। सरेआम इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे लाइव आकर हमें धमकी दे रहा है मरने की। कुछ को तो पुलिस ने अरेस्ट भी किया है। An FIR has been filed against a mother for making obscene Instagram videos with her minor son. मेरे फोन दोनों पुलिस वालों के पास और मेरे को इतना गंदी तरह मार के मेरे पासवर्ड बोलवाया, इतना गंदी तरह मारा, मैंने हाथ भी जोड़े उनके। उन्हें घर से बाहर निकलने में डर लगता है। हर वीडियो अपलोड करते हुए उनको लगता है कि ये वीडियो उनका लास्ट वीडियो है। जब घर से बाहर निकलती हूँ मुझे लगता है कि कोई मुझे मार देगा। वीडियो अपलोड करती हूँ तब तो मुझे लगता है कि ये मेरा आखिरी दिन है। को लगता है मैं बहुत पार्टी करती होंगी एंड मेरे 10 बॉयफ्रेंड होंगे, ऐसा लगता है लोगों को। लोग लिटरली कानून को हाथ में ले लेते हैं और संतूर मॉम अपने बच्चों के साथ जो कंटेंट बना रही है वो खुद के बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। उन बच्चों की सोशल लाइफ क्या होगी? उनको स्कूल में बुली नहीं किया जाता होगा? जब वो 25-26 साल के होंगे तब उनको खुद को शर्म आएगी कि वो क्या कर रहे थे और उनके माँ बाप क्या करवा रहे थे। डार्क ह्यूमर की बातें करें तो रेप, फिजिकल, नेपोफिलिया जैसे एक्सट्रीमली टॉपिक को ह्यूमर में कन्वर्ट करना सिर्फ डिस्कसिंग नहीं है, इससे आइडियोलॉजी परसेप्शन शिफ्ट करती है और ये इशू ग्लोबली सोसाइटी में नॉर्मलाइज होने लगता है। एक रिसर्च में यंगर ग्रुप ने कहा है ये गलत है और इसे रोकना चाहिए। यानी 15 से 16 साल के बच्चों ने कहा है हाँ ये गलत है, लेकिन ग्रुप में सब हंसते हैं तो एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे एक शिफ्ट दिखता है जहाँ पे मोरल जजमेंट वही रहता है, लेकिन बिहेवियर डिसाइड होता है ग्रुप के रिएक्शन से। इससे कहते हैं सोशल कंफर्मिटी। और इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया पे यही ग्रुप है। पूरे सोशल मीडिया पे हर एक लाइक, हर एक कमेंट धीरे धीरे डिस्कशन कर रहे हैं, स्पेशली बच्चों की जिनकी आइडेंटिटी अभी भी फॉर्म हो रही है। खराब हो गया था तो इसलिए अब मैंने नया चार्जर लिया है और ये कभी खराब नहीं होगा। इन्फ्लुएंसर न्यूमेरस के रिसर्च के हिसाब से एक्स जनरेटर कंटेंट डायरेक्ट लिंक है सेक्सुअली एग्रेसिव बिहेवियर, यहाँ तक कि क्राइम से। यानी अगर कोई लड़का ऐसा वीडियो देखता है जिसमें पोस्ट रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज किया गया है तो वो 6 टाइम ज्यादा लाइकली है सेम बिहेवियर को रियल लाइफ में रिफ्लेक्ट करने के लिए। इस चीज को कंट्रोल करने का तरीका है कि सरकार ऑस्ट्रेलिया की तरह एक लॉ लेके आए जिसमें 16 साल के कम एज के बच्चे सोशल मीडिया यूज ना कर पाए और उसे काफी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि अडल्ट कंटेंट से जल्दी एक्सपोजर मिलने से बच्चों में प्यूबर्टी जल्दी आती है। और रही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात तो उनसे उम्मीद रखना ही बेकार है। ये तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे हुक रखने की कोशिश में लगे हैं। कोई यूट्यूबर इस पे कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि सबको सेफ खेलना है। सबको डर लगता है कि वीडियो डिमोनेटाइज न हो जाए, कहीं ब्रांड स्पॉन्सर देना बंद ना कर दे। मुझे किसी से कोई डर नहीं है, जो गलत है उसे मैं गलत ना बोलूं तो मेरा वीडियो बनाने का क्या फायदा। हाँ हो सकता है बहुत सारे लोग उसे खाली एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो, लेकिन फिर भी समाज का एक हिस्सा उसे बहुत ही सीरियस ले रहा है, इनसे इंस्पायर हो रहे हैं और हमारा दिमाग एक स्पंज की तरह है। कंटेंट सिर्फ देखा नहीं जाता,
वो एब्जॉर्ब होता है और धीरे धीरे कंटेंट लोगों का बिहेवियर बन जाता है और बिहेवियर कल्चर बन जाता है। इसीलिए सवाल ये नहीं है कि आप क्या देख रहे हो, सवाल ये है वो आपको क्या बना रहे हैं। कल्चर सिर्फ क्रिएटर नहीं बनाते, कल्चर उन रिएक्शन से भी बनता है जो हमें रील्स पे दिखाई देता है। हर व्यू एक वोट है और करोड़ों लोग बिना सोचे समझे उस रील्स को देखते हैं, उसे लाइक करते हैं, उसे कमेंट करते हैं। वो कंटेंट वायरल नहीं होता है, लोग उसे सही मानने लगते हैं कि यही दुनिया में होता है और यही संस्कार है हमारे। इसीलिए डिसीजन तुम्हारा है, तुम कंटेंट देख रहे हो या अनजाने में कंटेंट को बढ़ावा दे रहे हो। और आपको क्या लगता है, ऐसे क्रिएटर हमारे समाज के लिए सही है या गलत? मुझे कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। जय हिंद।